जो 7th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी है उसका लास्ट चैप्टर हम लोग देख रहे होंगे, चैप्टर नंबर 10 जो है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। ठीक है। और ये चीज़ भी हम आप लोगों को बार बार बता रखे हैं कि ये जो एनसीईआरटी हम लोग आपको बताते हैं ना, वो लेटेस्ट जो एनसीईआरटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपडेट किया है उससे थोड़ा पहले का एनसीईआरटी है। इसके पीछे का रीज़न भी आप लोगों को बता रखे हैं कि चूंकि जो स्टूडेंट्स थे वो क्या करते थे, जो भी 10th-12th क्लास के बच्चे हैं, 7th-8th के हैं, उनके सिलेबस में बहुत सारी अनावश्यक चीज़ें भी डाल दी गई थी। तो उन्हीं के स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया कि जो भी अननेसेसरी चीज़ें थी उनको हटा दिया गया ताकि उनका बर्डन कम हो। अभी हाल फिलहाल में देखेंगे तो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने मंत्र दिया है कि स्टूडेंट कैसे स्ट्रेस फ्री होकर के एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। हाउएवर जो चीज़ें हटाई गई हैं ना, वो एनसीईआरटी ने हटाया है आपको बोर्ड एग्जाम्स के रिलेटेड या जो स्कूल का करिकुलम है उसके रिलेटेड। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि वो आपके पीसीएस एग्जाम्स में या यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगा। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि जो एकदम रीसेंट वाला एनसीईआरटी है इससे थोड़ा पहले का एनसीईआरटी हम लोग आपको बताते हैं। ठीक है। और ये जो हाईलाइटेड आपको एनसीईआरटी है ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे। तो 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। अब 18वीं शताब्दी में क्या हो रहा था, तो 1707 में, 18वीं सदी मतलब यही हुआ, तो औरंगजेब की मृत्यु हो रखी थी जो कि छठा मुगल शासक था। इसके बाद देश के राजनीतिक पटल पर, खासतौर से नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ है ना, कि एक राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिलता है, इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। और उन्हीं सारी चीज़ों से संबंधित कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स इस चैप्टर में दिए गए हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या लिख रखा है। पहला चीज जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 1707 में आप लोगों को पता ही है औरंगजेब मरता है। और 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है। किन किन के मध्य, तो एक तरफ मराठे थे और दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली था। इसके अतिरिक्त यूपीएससी एनसीईआरटी के जो इमेजेस होते हैं ना, उससे संबंधित क्वेश्चन भी कई बार पूछ देता है। तो ये देखेंगे यहाँ पर कुछ चीजें दे रखी गई हैं, जैसे जो गोवा था वो आपको क्या था, तो पुर्तगालियों के अंतर्गत एक उपनिवेश था, उसको देखेंगे। पौंडीचेरी देखेंगे तो फ्रांसीसी एक उपनिवेश था। इसके अंतर्गत एक सेंट डेविड किला यहीं आसपास में था जो ब्रिटिश आधिपत्य के अंतर्गत था। इन चीज़ों को भी ध्यान में रखेंगे। और इन नदियों का ऑर्डर भी ज्योग्राफी में हम लोग थोड़ा देखेंगे कि गंगा ऊपर है, फिर यमुना है, नर्मदा जो अमरकंटक से निकलती है, फिर आपको ये बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। ठीक है। उसके नीचे चले आएंगे तो गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर सबसे आखिर में जाकर के अंतिम इंपॉर्टेंट नदी कावेरी है। और आखिर में देखेंगे तो ये अंतिम समय में आकर के बहुत सारी धाराओं में विभक्त भी हो जाती है, अच्छे एक डेल्टा का निर्माण करती है। ये आप लोगों को पता ही होगा कि जो भी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, पेट वो कावेरी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई या गंगा ब्रह्मपुत्रा हो गए, ये सारी नदियां अपने अंतिम भाग में क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। जैसे उड़ीसा से बहने वाली महानदी को आप देख सकते हैं। यहाँ भी इमेज में अगर आप लोग देखेंगे तो 4-5 चीज भागों में इनको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 1707 जब औरंगजेब मरता है, अच्छा ये आदमी रूल कब से करना शुरू करता है, तो 1658 ऑनवर्ड्स ये रूल करता है और 1707 तक रूल करता है। देखिए क्या लिख रखा है कि औरंगजेब के बाद कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मुगल एम्परर नहीं आया। इसका एक रीजन तो ये भी है कि वो धार्मिक रूप से धर्मांध व्यक्ति था। ठीक है। आज के समय में भी आप देख सकते हैं कि काशी विश्वनाथ और आपको मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का विवाद चल ही रहा है, सबका सब औरंगजेब की देने हैं। ठीक है। और औरंगजेब के शासनकाल की एक और उसकी ऐतिहासिक भूल क्या थी कि
औरंगजेब ने दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। ठीक है, आखिरी के अपने 20 सालों में ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब बहुत ज्यादा इंडल्ज था, बहुत ज्यादा उलझा हुआ था साउथ इंडिया में, बार बार वहां भाग के जाता था। एक जगह पर अगर वो राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करता था तो दूसरी जगह से वहां विद्रोह हो जाता था। यही रीजन है कि आखिरी के 20 वर्ष जो है इसके लिए कम से कम साउथ इंडिया में बहुत राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिलती है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या पता होना चाहिए कि इसकी वाइफ का जो मकबरा है ना, वो अब संभाजी नगर में है। संभाजी नगर आप लोगों को पता ही होगा कि हाल फिलहाल में जो औरंगाबाद है, औरंगाबाद एक आपको बिहार में भी है, एक जिला आपको महाराष्ट्र में भी है, उसका नाम बदल करके कर दिया गया है महान संभाजी महाराज के नाम पर। तो संभाजी नगर में अब इसकी बीवी का मकबरा है, जिसको बीवी का मकबरा कहते हैं, या रबिया उद दौरानी का मकबरा भी उसको कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि 3-4 अगर आपसे वास्तु कला से संबंधित आपको बिल्डिंग्स का नाम दिया जाए और बोला जाए कि इनमें से किसको ताजमहल की भद्दी नकल कहा जाता है, तो वो भी बीबी का मकबरा है। ठीक है, औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी। फिर वही बात है कि बहुत सारे इसके समय में मनसबदार हिंदू थे और हिंदुओं के प्रति आदमी बहुत धर्मांध था। तो आप मेरे सहयोग से ही आपका शासन भी चल रहा है और आप मेरे ही धर्म से संबंधित अगर विभाजनकारी बातें करेंगे, जजिया लगाएंगे, तो बहुत से लोग आपसे खासतौर से हिंदूज कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त इस व्यक्ति से न सिर्फ हिंदू समाज बल्कि देखेंगे तो सिया कम्युनिटी के भी जो लोग हैं ना, वो भी मतलब बहुत खुश नहीं थे। ठीक है, तो मनसबदारों का जो शक्तिशाली वर्ग था उसको वश में रख पाना अब केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया था। उस एक लाइन को देखेंगे। और एक और रीजन ये हम लोगों ने देखा ही कि सैन्य और वित्तीय संसाधन इसके साउथ इंडिया को कंट्रोल करते करते क्या हो रखे थे, खत्म हो रखे थे। अब जहां पे भी केंद्रीय नेतृत्व कमजोर पड़ेगा ना, तो अनेक हिस्सों में क्या होगा, जमींदारों और किसानों के विद्रोह होंगे और कृषक आंदोलन होंगे। ठीक है, जैसे जाटों ने विद्रोह किया, बुंदेलाओं ने विद्रोह किया, राइट। तो इन सारी डायनेस्टीज में आप देखेंगे ना कि बहुत सारे इसके अगेंस्ट, जैसे चूड़ामन, बदन सिंह, ये सब के सब जाट एम्पायर से जुड़े हुए थे। इन लोगों ने भरतपुर में, भरतपुर आपको राजस्थान में है, जो केवलादेव घाना नामक आपको नेशनल पार्क के लिए भी जाना जाता है। और केवलादेव घाना किस विशिष्ट के लिए जाना जाता है, तो साइबेरियन सारस के आपको वार्षिक प्रवास के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो पढ़िए ऐसे कि कोई सा भी नाम अगर आपके जहन में आए ना, तो उससे संबंधित पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री सब कुछ आपके सामने से एक बार गुजर जाए। ठीक है, उसके अतिरिक्त ईरान का कोई शासक था नादिर शाह। इसने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूट कर वो बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत लेकर के गया। एग्जाम में पूछते हैं नादिर शाह कहाँ का शासक था, तो ईरान का था। किस ईयर उसने दिल्ली पर आक्रमण किया है, तो 1739 में किया है। और आप हमको कमेंट करके बताएंगे कि जब ये व्यक्ति दिल्ली पर आक्रमण कर रहा था, उस समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सा मुगल बादशाह बैठा हुआ था। ठीक है, क्योंकि औरंगजेब जो कि 6वां शासक था और बहादुर शाह जफर आते आते 20 मुगल बादशाह हो चुके थे और इनमें से कोई सा बहुत सशक्त नहीं था। ये अपने मनसबदारों के समर्थन पर ही निर्भर करते थे। हैदराबाद हो गया या फिर अवध हो गया या बंगाल हो गया, ऐसे बहुत सारे स्वतंत्र प्रांत भी, स्वतंत्र राज्य भी स्टैब्लिश किए जा चुके थे। तो आप हमको बताएंगे कि ईरान का जो शासक है नादिर शाह, ये जब 1739 में दिल्ली पर आक्रमण करता है, तो उस समय कौन सा मुगल एम्पायर दिल्ली पर रूल कर रहा था, तो नहीं कह सकते, ऐसा कहना चाहिए नाम मात्र का रूल कर। ठीक है, अब नादिर शाह के आक्रमण के बाद एक और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। उसने 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तर भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। ये वही व्यक्ति है जो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को क्या करता है, निर्णायक रूप से शिकस्त देता है। और उस समय तक भारत में
आपको सबसे बड़ी जो राजनीतिक शक्ति थी वो मराठे थे। इसीलिए जो तृतीय पानीपत का युद्ध है 1761 वाला, उसको लेकर के एक स्टेटमेंट ये भी दिया जाता है कि इस युद्ध ने ये साबित नहीं किया कि इस देश पर कौन रूल करेगा, उसने इस चीज को साबित कर दिया कि इस देश पर कौन रूल नहीं करेगा, क्योंकि उस समय तक मराठे बहुत पावरफुल थे। और 1761 में इनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा को तब धक्का लगा जब तीसरे पानीपत के युद्ध में इसी अहमद शाह अब्दाली ने इनको हरा दिया। और वहीं दूसरे तरफ एक और कालखंड में देखेंगे तो 1757 और 1764 में पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध जीत करके अंग्रेजों ने क्या किया, अपने को सुदृढ़ कर लिया। ठीक है, तो ऐसा भी कहा जाता है कि अगर पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे नहीं हारे होते तो इस देश का इतिहास कुछ और होता। ये भी जानेंगे, क्योंकि 1761 बहुत पॉपुलर है, तो ये भी जानेंगे कि पहला आक्रमण इसने 1748 में किया और ओवरऑल इसने 5 बार भारत पर बड़े आक्रमण किए। ठीक है, नादिर शाह क्या क्या लूट करके गया है, तो तख्ते ताऊस लूट करके गया है, यानी मयूर सिंहासन जिसपे मुगल एम्परर्स बैठा करते थे। ठीक है, और कोहिनूर भी ये व्यक्ति लूट करके गया था। उसके बाद देखेंगे साम्राज्य पर जब सब ओर से दबाव पड़ रहा था तो जो भी अभिजात्य वर्ग था, जो भी इलीट लोग थे, जो भी रिच क्लास थे, ऐसे लोग जिनका राजनीतिक प्रभुत्व आम जनता की अपेक्षाकृत सत्ता के गलियारों में ज्यादा था, ये 2 गुटों में बटा हुआ था। एक ईरानी थे और दूसरे तुरानी थे। ठीक है, तुरानी मतलब जो तुर्किश मूल के लोग हैं ना, उनको तुरानी कहा जाता था। ठीक है, बेहद अपमानजनक स्थिति तो तब पैदा हो गई जब 2 मुगल बादशाहों फरुखसियर और आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई। ठीक है, इनका थोड़ा कालखंड भी देखेंगे, 1713 से लेकर के 1719 और आलमगीर द्वितीय 1754 से लेकर के 1759 तक। फरुखसियर को घृणित कायर भी कहा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। तो दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि आपको हम लोग केवल उतनी ही बातें बताते हैं और थोड़ी आगे पीछे की कहानी बताते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और इसके अतिरिक्त इसी सारे टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इन दोनों की तो हत्या कर दी गई और 2 अन्य बादशाहों अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। ठीक है, ये दोनों चीजें अभी तक एग्जाम में नहीं पूछी गई हैं। हत्या वाली चीज पूछी गई है तो ये ध्यान में रखेंगे, फरुखसियर और आलमगीर 2 की हत्या और शाह आलम 2 और इसके अतिरिक्त अहमद शाह जो कि 1748 से 1754 तक रूल करता था, इनको क्या कर दिया गया, इनके अभिजात्यों ने ही अंधा कर दिया। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय तक एलिट्स का कैसा प्रभुत्व हो रखा होगा, बिकॉज आपके सबऑर्डिनेट्स ही आपको अंधा करके आपको क्या कर दे रहे हैं, डिफरेंटली एबल्ड बना दे रहे हैं। यही वो कालखंड था जब हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात किया कि बहुत सारे खासतौर से दिल्ली से दूर के प्रांतों को ऐसा लगा, वहां के किन्हीं विशिष्ट शासकों को ऐसा लगा कि अब मुगल एम्परर्स इतने स्ट्रांग नहीं रह गए हैं, अब हम क्या करते हैं कि मुगल सत्ता से बस नाम मात्र का संबंध रखेंगे। कभी बहुत उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो 1-2 बार नजराना या कर वगैरह दे देंगे, और अन्यथा हम लोग क्या करेंगे कि इंडिपेंडेंट तरीके से ही रूल करेंगे। अब इस इंडिपेंडेंट तरीके से रूल करने में इन लोगों का नाम आपको पता होना चाहिए। सादत खां, ठीक है, ये अवध तो आपको पता ही है, आजकल गाना चल ही रहा है, घर घर अवध सजाएंगे, दैट मीन्स कि ये अयोध्या और उसके आसपास का क्षेत्र होगा, लखनऊ अयोध्या ये सब। ठीक है, और इस व्यक्ति का एक और नाम बुरहानुल मुल्क है, वो भी जानेंगे। मर्शीद कुली खां या मुर्शीद कुली खां, इसने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कहाँ की, बंगाल में की, और वहीं पर एक आसफ जाह नाम से एक व्यक्ति था, ने हैदराबाद में आपको एक अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। और ये तीनों कभी ना कभी मुगल दरबार में बड़े अभिजात्य थे, बड़े सरदार थे या बड़े मनसबदार थे। ग्रेजुअली इनको समझ में आ गया कि अब क्या है ना कि जो मुगल एम्परर्स हैं वो अब औरंगजेब या अकबर जहांगीर टाइप स्ट्रॉन्ग नहीं रह गए हैं, अब आप इंडिपेंडेंट तरीके से रूल कर सकते हैं। उस समय आपको टेलीकम्युनिकेशन के भी इतने एडवांस टेक्निक्स नहीं होंगी, डायरेक्ट आपके साथ कम्युनिकेट कर लिया जाएगा, और कई बार ये लोग मुगल एम्परर से कम्युनिकेट करने रहे होंगे। इसी में देखिए एक एक करके नाम दे रखा है, जैसे निजाम उल मुल्क आसफ जाह जिसने हैदराबाद की स्थापना की,
का नाम जानेंगे। और ये भी देखिए लिख रखा है, हालांकि वो अभी भी मुगल सम्राट का सेवक था। ये सॉफ्ट स्किल होता है कि किसी को ऑफेंड क्या करना है, ठीक है ना। आपको एक्चुअली में नहीं पता है कि मुगल्स अभी भी कितने पावरफुल हैं, तो आप सामने जी हुजूरी कर देंगे। कभी कभी वो लोग टैक्स मांगेंगे, टैक्स भी दे देंगे, लेकिन मोटे तौर पर आप अपने देश के आंतरिक मामलों का संचालन बड़े स्वतंत्र तरीके से कर रहे हो। ठीक वैसे ही अवध में एक व्यक्ति था, देखिए नाम भी जो बताएं वो लिख रखा है, बुरहान उल मुल्क अथवा सादत खां। इसको 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया। सूबेदार कहने का मतलब कि सूबा मतलब राज्य, वहां जा करके आप मुगल एम्पायर्स के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, प्रतिनिधि के तौर पर राजकाज का आप संचालन करो। बट हाउएवर ये व्यक्ति धीरे धीरे अपने को स्वतंत्र कर लेता है। उसके अगले में देखिए, अब आपको राजकाज करना है तो आपको बना के सूबेदार भेजा गया था, लेकिन बुरहान उल मुल्क ने भी अवध की क्या की, सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथों में ले ली। सूबेदारी कहने का मतलब इसको सामान्य प्रशासक बना के भेजा गया था। दीवानी मतलब टैक्स वगैरह इस कलेक्ट करने का जो काम होता था, ये आपको दीवानी से संबंधित है। और फौजदारी मतलब जो मिलिट्री माइट है, मिलिट्री पावर है, वो फौजदारी। तो कोई सा भी रूलर होता है, कोई भी सोवरीन रूलर होता है, वो इन्हीं तीनों कामों के ऊपर बहुत स्ट्रांगली क्या करता है कि अपना कंट्रोल करता है। और धीरे धीरे ये चीजें आपको सादत खान को समझ में आ गई। इसने अवध के इन तीनों चीजों को अपने प्रभुत्व में ले लिया। अब इसने क्या किया कि मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिश के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों की संख्या में कटौती कर दी। ऑब्वियस सी बात है कि मुगलों का कोई विश्वास पात्र होगा जिसको आप अपॉइंट करना चाहते हैं मनसबदार के तौर पर या जागीरदार के तौर पर अपने अवध क्षेत्र में, तो उनको धीरे धीरे इसने अवॉइड करना शुरू कर दिया। उनको फाइनली ये अपॉइंट नहीं करता था। जिलों के राजस्व का फिर से निर्धारण किया इसने स्वतंत्र तरीके से, इसको भी जानेंगे। ठीक वैसे ही बंगाल में एक व्यक्ति था मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। ये व्यक्ति भी क्या था, तो बंगाल का नायब था, यानी प्रांत के सूबेदार के प्रति नियुक्त थे। हाल यद्यपि मुर्शीद कुली खान औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बने। तो इस व्यक्ति की तारीफ तो और होनी चाहिए कि ये व्यक्ति तो औपचारिक रूप से सूबेदार भी नहीं था, लेकिन इसने बंगाल को क्या किया कि मुगलों के ग्रिप से आपको छुड़ा करके धीरे धीरे इसने क्या की, अपनी स्वयं की सत्ता वहां पर स्थापित कर दी। उसके अगले में देखिए, राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था, वह अली वर्दी खां के शासन काल में बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई देता है। अब क्या होगा कि आप मुगलों के द्वारा जिन लोगों को वो अपॉइंट करना चाह रहे हैं उनको आप अपॉइंट करेंगे नहीं, आप अपने लोगों को धीरे धीरे, साहूकारों को या अन्य अभिजात्य वर्गों को धीरे धीरे अपॉइंट करेंगे, तो धीरे धीरे उन सारे इलाकों में आप स्ट्रांग होते जाएंगे। उसके अगले में देखिए क्या लिख रखा है, कर संग्रह के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर न रहकर तीनों राज्यों हैदराबाद, अवध और बंगाल ने राजस्व वसूली के लिए इजारेदारी के साथ साथ ठेके कर दिए। और इजारेदारी की प्रथा जो मुगलों द्वारा पूर्णतया नापसंद की गई थी, समस्त भारत में धीरे धीरे करके फैल गई। जैसे अकबर ने, चूंकि अकबर के पहले आपको बाबर और हुमायूं को यहाँ पर प्रशासनिक सुधार का मौका ही नहीं मिला, बाबर तो 4 साल ही केवल रूल किया, और हुमायूं को भी क्या करना पड़ा है, शेर शाह सूरी से पिट करके देश छोड़ ईरान की तरफ भागना पड़ा। तो पहला मुगल एम्पायर जो प्रशासनिक सुधारों की तरफ ध्यान दे पाया, जिसका कालखंड लगभग 50 सालों का था, एक लंबे कालखंड तक रूल करने वाला पहला व्यक्ति अकबर था। उसने मनसबदारी सिस्टम का इजाद किया। मनसबदारी सिस्टम मतलब उस समय तो प्राइमरी सेक्टर ही इंपॉर्टेंट रहता होगा, जो भी राजस्व स्टेट कलेक्ट करता होगा उसका प्राइमरी सेक्टर जो है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर होगा। प्राइमरी सेक्टर का भी सबसे प्रमुख हिस्सा क्या होगा, भू राजस्व। तो प्रशासनिक आपको पद को प्रशासनिक पद हो गया, फौज से संबंधित जो भी आपको आपके कर्तव्य हैं, और इसके अतिरिक्त भू राजस्व के कलेक्शन, इन तीनों चीजों को एक सूत्र में बांधा अकबर ने, जिस पद का नाम दिया गया मनसबदार। और इजारेदारी मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट दे देना। एक आदमी को आप कॉन्ट्रैक्ट दे दो, ठीक है, उस पूरे इलाके से आप भू राजस्व कलेक्ट करो, 100 रुपया कलेक्ट करना, और तुम क्या करना कि 90 रुपया हमको दे देना, 10 रुपया तुम अपने पास रख लेना। अंग्रेजों ने इसी सिस्टम को तो 1793 में परमानेंट कर दिया ना,
ठीक है। जमींदारी सिस्टम के द्वारा क्या कहा गया कि 1/11वां हिस्सा जमींदार रख ले और 10/11वां हिस्सा ब्रिटिश खजाने में जमा कर दें। ये दोनों फैक्ट एग्जाम में आपसे पूछे हुए हैं, ध्यान देंगे। तो जिस सिस्टम को नापसंद किया गया था मुगलों के द्वारा, इजारेदारी, इजारेदारी का मतलब आपसे एग्जाम में पूछेंगे तो इसका मतलब होता है ठेका। ठीक है, उस जमीन का ठेका आप ले लो, हमको इतना टैक्स कलेक्शन चाहिए, इसके बियॉन्ड तुम कितना कलेक्ट कर पाते हो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, उसमें हम कोई शेयर वगैरह नहीं मांगे। ठीक है, तो ये चीज जो है सो कि कहीं ना कहीं पूरे देश में फैल गया। इसके अतिरिक्त सवाई राजा जयसिंह एक व्यक्ति थे राजस्थान के, जयपुर के। उन्होंने जयपुर में अपनी नई राजधानी की स्थापना की, और उसे 1722 में आगरे की सूबेदारी भी दे दी गई। ठीक है, तो ये औरंगजेब के कालखंड से ही बड़े मनसबदारों में से आते थे। मुगल काल में अगर आप राजा के बहुत करीब हैं तो आपको 5,000 या 7,000 की मनसबदारी दी जाती थी। वैसे ही एक बड़ी मनसबदारी इनके पास भी थी, राजा जयसिंह के पास, और इन्होंने अपने नाम पर ही जयपुर बसाया है। इसके अतिरिक्त ये भी जानेंगे कि ये जयपुर को बसाने के लिए तो जाने ही जाते हैं, वे आगरे के भी सूबेदार थे और 5 या 6 वर्षों के लिए मालवा के लिए भी ये सूबेदार थे। एक तरफ को आपको अरावली रेंज हो गया, और अरावली के और थोड़ा नीचे आएंगे या ईस्टर्न साइड में आएंगे तो आपको विंध्यन मिलेगा। दोनों के मध्य का जो इलाका है वो आपको मालवा कहलाता है। फिर वही बात कि थोड़ा ज्योग्राफी भी पढ़ते हुए चलेंगे। फिर एक और कम्युनिटी बहुत स्ट्रांगली उभरी मुगलों के अत्याचार के अगेंस्ट, वो थी सिखों की कम्युनिटी। सिखों के जो 10वें और अंतिम जीवित गुरु थे गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज, जिनका जन्म यहीं पटना में 1660 में हुआ। इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत और मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। ठीक है, इनके पिताजी जो थे तेग बहादुर जी महाराज, उनकी नृशंस हत्या मुगलों ने करवा दी। ठीक है, इसी से संबंधित देखेंगे तो अभी दिल्ली में चांदनी चौक गुरुद्वारा है, शीशगंज साहिब गुरुद्वारा है। ठीक है, तो उनके बेटे गुरु गोविंद सिंह जो हैं, ये टक्कर लेने के लिए मुगलों से खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। खालसा पंथ मतलब खालसा जो शब्द निकला है वो खालिस से निकला है, खालिस मतलब प्योर होता है, और इन्होंने ही सिखों के बाल वगैरह काटने पर मनाही कर दी। एग्जैक्ट इनका स्टेटमेंट देखेंगे, बड़ा एक खूबसूरत सा है कि शेर जब अपने बाल नहीं कटाता है ना, तो आप लोग भी शेर की तरह हैं मेरे बच्चों, आपको भी बाल वगैरह कटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद से आप देखेंगे कि सिख कम्युनिटी अपने बालों को कटाना नहीं लाइक करती है। खालसा पंथ किन्होंने स्टैब्लिश किया? गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज ने। ठीक है, किस ईयर किया? तो 1699 में किया। और इनकी मृत्यु के बाद इनको भी कॉन्स्पायर करके इनके ऊपर एक हमला किया गया, और इनकी मृत्यु के बाद बंदा बहादुर जो हैं इनके संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। उस व्यक्ति का नाम भी जरूर जानेंगे, बंदा बहादुर। ठीक है, इवन 2 एनिमेटेड मूवीज हैं बहुत अच्छी सी, 4 साहिबजादे पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर कभी आप फ्री हो तो उन दोनों मूवीज को आप देख सकते, यू लर्न अ लॉट अबाउट आवर इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो मुगलों से लड़े और उन राजपूतों से लड़े जो राजपूत मुगलों के क्या थे? मनसबदार थे। ठीक है, उनकी मृत्यु के बाद इन्हीं का नाम देखिए लिख रखा है, बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह की। हाउएवर इनकी संख्या कम थी, और यही रीजन है कि बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और अंततः उनको मार दिया गया। ठीक है, अच्छा, ईयर अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं कि किस ईयर मार दिया गया, तो उसको स्वतः समझ लेना है कि ये ईयर आपके लिए कोई बहुत मायने नहीं रखता। ठीक है, 18वीं सदी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी, और पर्वों पर अमृतसर में ये मिला करती थी। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे, जिन्हें गुरुमत्ता या गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था, और इन्होंने एक टैक्सेशन की भी व्यवस्था की जिसको राखी कहा जाता था। एग्जाम में पूछे जत्थे और मिसल क्या है, तो ये सिखों के आपको उप संगठन थे, उनकी जो सामाजिक आपको इकाई थी उसके उप संगठन थे। 12 प्रमुख मिसल थे, और उन्हीं में से एक मिसल करचकिया से संबंधित इनके सबसे बड़े जो योग्य शासक थे महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है,
तो जो महाराजा रंजीत सिंह थे वो शुकरचकिया मिस्र से संबंधित थे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। अच्छा, अमृतसर में जितने भी 12 मिसल हैं या और भी छोटी छोटी कुछ मिसलें थी, ये लोग एक साथ अमृतसर में मिलती थी। अमृतसर में क्यों? क्योंकि वहां पर सिखों के लिए सबसे पवित्र आपको स्वर्ण मंदिर है, और वहां पर इनका जो सामूहिक निर्णय होता था उसको गुरुमत्ता कहा जाता था, अथवा गुरु का प्रस्ताव। अगले में देखेंगे लिख रखा है कि सिखों ने, और देखिए कितना अच्छा इमेज बना रखा है 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज का। ठीक है। सिखों ने राखी की व्यवस्था की, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर के बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। तो जिस तरीके से मराठे चौथ और सरदेशमुखी लेते थे भू राजस्व के तौर पर, और चौथ मतलब 25% और सरदेशमुखी मोटे तौर पर 10%, ठीक वैसे ही चूंकि आपको भी मुगलों के खिलाफ अपनी सेना संगठित करनी है, आपको उस सेना का संचालन करना है, उसके खाने रहने की व्यवस्था करनी है, अच्छी क्वालिटी के हथियार खरीदने हैं, और अंतों तो आप क्या कर रहे हैं, इन हथियारों को खरीद के इस सेना को संगठित करके स्थानीय लोगों को ही क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं मुगल एट्रोसिटीज से। तो दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि इन्होंने एक टैक्स प्रपोज किया, और ये कोई जोर जबरदस्ती से नहीं लिया जाता था, ये स्वेच्छा से लिया जाता था। लोग स्वेच्छा से दे देते थे। इसको क्या कहा जाता था? तो राखी कहा जाता था, और ये 20% के आसपास कलेक्ट किया जाता था। महाराजा रंजीत सिंह जो इनके सबसे प्रभुत्वशाली राजा माने जाते हैं, इन्होंने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्टैब्लिश की? लाहौर में, और ईयर आज तक पूछा नहीं गया, बट फिर भी जान लेंगे तो बेटर होगा। और 1840 के दशक में अंग्रेजों ने अंतोगत्वा क्या किया है, इस सिख साम्राज्य को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया है। ठीक वैसे ही महाराष्ट्र में भी मुगल एट्रोसिटीज के अगेंस्ट एक व्यक्ति लड़ रहा था, छत्रपति शिवाजी महाराज। कालखंड इनका जरूर जानेंगे, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, 1627 से लेकर के 1680 के बीच। ठीक है। अगले में जानेंगे कि शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो ये हैं बाल गंगाधर तिलक साहेब है ना, वो भी चित्पावन ब्राह्मण कम्युनिटी से ही बिलोंग करते थे। तो शिवाजी महाराज के मरने के बाद क्या हुआ कि शासक उतने योग्य नहीं रह गए थे। ठीक है। एक आध कोई थे भी, जैसे संभाजी महाराज वगैरह हो गए, तो उनको, उनके बारे में एक बार आप स्टडी करिएगा, कितनी यातनाएं देकर के उनको मारा गया है। ठीक है। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि कोई योग्य शासक नहीं बचे, तो आपको इनके पास अष्ट प्रधान नाम से एक आपको पॉलिटिकल सिस्टम था। 8 प्रमुख मंत्री होते थे, उन्हीं में प्रधानमंत्री का पद था पेशवाओं के पास। और राजा अगर बहुत कोई इनके को अब आगे जाकर के योग्य नहीं मिले, तो अब सत्ता किनके हाथों में आ गई? पेशवाओं के हाथों में आ गई। और पेशवा क्या होता था? अष्ट प्रधान में जो प्रधानमंत्री का पद होता है, या जो सबसे इंपॉर्टेंट मंत्री होता है, ये पेशवा होते थे। ठीक है। और पुणे अब मराठा राज्य की राजधानी बन गया था। ठीक है। तो इस एक पॉइंट को भी जानेंगे कि जब पेशवाओं का प्रभुत्व आता है, तो इनके आने के बाद क्या होता है, पुणे मराठों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अगले में देखेंगे, अभी जो थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, चौथ ये लोग वसूलते थे, जो यूजुअली 25% होता था। चौथ मतलब ये होता है चौथाई हिस्सा, 25%। सरदेशमुखी क्या होता था? तो 9 से 10%, मोटे तौर पर 10% मान सकते हैं, जो राजस्व वसूला जाता था। ठीक है। दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में इनको मान्यता भी मिली, साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिला। एग्जाम में पूछ देगा चौथ क्या है और सरदेशमुखी क्या है, तो भू राजस्व है। ठीक है। कितना कितना परसेंट? तो 25 और 10%। और किस साम्राज्य से संबंधित? तो मराठों से संबंधित। ठीक है। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में शामिल नहीं किया गया था, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी थी। इवन मुगल एम्पायर्स जब कमजोर होते हैं ना, तो और मराठे सशक्त होते हैं, तो इवन ये दिल्ली तक चढ़ाते हैं। और 2 बार कम से कम ऐसा होता है जब इनके सहमति से मुगल एम्पायर चेंज होता है। ठीक है। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली।
अगर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन पूछा जाए 1761 में मराठों की हार का अहमद शाह अब्दाली के हाथों, तो इसका एक रीजन ये भी था कि स्थानीय शासक भी से भी ये लोग टैक्स वगैरह जो वसूलते थे खासतौर से नॉर्थ इंडिया में, तो उसको मान्यता नहीं देते थे बहुत से शासक, डर करके, भले वो डर के मारे चौथ दे दें, सरदेश मुखी दे दें, लेकिन वो लोग देना नहीं चाहते थे, तो इसीलिए वो न्यूट्रल बने रहे पानीपत के तृतीय युद्ध में, या इवन बहुत सारे छोटे मोटे राजाओं ने आपको अहमद शाह अब्दाली का भी साथ दिया। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके कारण मराठों को हार मिली। उसके अगले में देखेंगे आगे जाकर के क्या हुआ है ना, कि मराठों के भी कुछ स्थानीय जो सरदार हैं उन्होंने अपने को एक शहर तक सीमित कर दिया है। जैसे उज्जैन सिंधियाओं के संरक्षण में रहा है, अभी भी देखेंगे ना तो भारतीय राजनीति में बेट माधवराव सिंधिया हो गए, ठीक है, या फिर उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया वगैरह हो गए, राइट। तो ये कहाँ से संबंधित है? ग्वालियर से संबंधित है। वहीं पास में देखेंगे तो उज्जैन वगैरह में भी इनका प्रभुत्व था। और इंदौर पे कौन से मराठों के सरदार रूल करते थे? तो होलकर करते थे। बेस्ट एग्जाम्पल देखना है तो अहिल्याबाई होलकर साहिबा का नाम देखिए। और इवन नॉर्थ इंडिया के बड़े से बड़े मंदिर, चाहे वो झारखंड में आपको बाबा वैद्यनाथ हुए या स्वयं काशी विश्वनाथ हुए, इन सारे जगहों पर एक ठीक ठाक सा आपको कंट्रीब्यूशन दिया गया है बाय द ग्रेट अहिल्याबाई होलकर। वहीं जाटों की बात करिए तो जाटों ने अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। पश्चिम में देखेंगे तो वही भरतपुर साम्राज्य है। चूड़ामन थे और इनके एक भतीजे थे बदन सिंह। इन दोनों ने मिल करके जाट साम्राज्य को सुदृढ़ किया, उसकी स्थापना की। और आगे जाकर के इनका जो सबसे प्रभुत्वशाली लीडर आते हैं वो होते हैं राजा सूरजमल। तो एग्जाम में पूछे कि जाट साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो चूड़ामन, और इनका नाम नहीं दे रखा हो तो इनके भतीजे बदन सिंह ने की, ठीक है, 1720 के दशक में। और अगर एग्जाम में पूछे कि जाटों के सबसे बड़े शासक कौन थे, ठीक है, तो ये आपको, या जाटों के अफलातून शासक कौन थे, हु वाज द प्लेटू ऑफ जाट्स, ठीक है, तो ये पदवी दी जाती है आपको राजा सूरजमल को, ठीक है। जाट जो जाति थी ये किसान जाति थी। सूरजमल के राज्य में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा है। और यही रीजन है कि 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा, तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर साम्राज्य में जाकर के क्या किया, तो शरण ली। वहीं नादिर शाह के बेटे का नाम लिखा हुआ है जवाहिर शाह। उसके पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 सैनिक अन्य मराठाओं से लिए, 15,000 सैनिक सिखों से लिए, और इन सब के बलबूते पर वो मुगलों से लड़ा, ठीक है। तो ये सब आपके काम का नहीं है, बस इतना जानेंगे कि नादिर शाह का कोई एक बेटा था जवाहिर शाह। भरतपुर कहाँ है? आपको दिल्ली के काफी पास है। वहीं दीग में जाटों ने अम्बेर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे, बाग महल कहाँ पर है, तो दीग में। निर्माण किसने करवाया है, तो जाटों ने निर्माण करवाया है। अगर इस पीडीएफ को अगर आप लोग रखेंगे ना अपने पास, तो बहुत कम समय में ना, ये पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। एग्जाम जब आएगा ना तो आपको पूरा एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इतनी चीजें ये हम लोगों ने हाईलाइट करके आपको दे रखा है, इतनी चीजें भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके अगले में देखिए फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1794 तक चला है। नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में चला है। इसी के द्वारा एकता और बंधुत्व और भ्रातृत्व की भावना का विकास हुआ है फ्रांस में, और इन्हीं चीजों को भारत के संविधान में प्रस्तावना में भी जगह दी गई है। प्रस्तावना खुद कहाँ से, प्रस्तावना का आरंभिक स्वरूप क्या था, तो 13 दिसंबर 1946 को माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया संविधान सभा में। डेट थी इसकी 13 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया, जब इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे।
और इसलिए उनको चुना गया क्योंकि सबसे बुजुर्ग इन लोगों में वही थे। कोई भी सभा वगैरह हम आप करते हैं ना, सभापति का स्थान यूजुअली उनको दिया जाता है जिनकी उम्र या अनुभव सबसे ज़्यादा हो। 2 दिनों के बाद ये सभापतित्व जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ट्रांसफर किया गया, और ठीक उसके 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 को सभापति बने राजेंद्र बाबू, और 2 जोड़ देंगे तो 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश हुआ है। तो कभी भी हिस्ट्री भी पढ़िए तो उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखिए, सोशल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखिए, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। तो एक तो रिवाइज भी आपकी चीजें हो जाती हैं। वही फ्रांसीसी क्रांति किसके बारे में थी? तो मध्य वर्ग, किसानों और शिल्पकारों ने पादरीगण और अभिजात्य वर्ग के विशेषाधिकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह का जन्म सिद्ध प्राधिकार या अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि लोगों की सामाजिक स्थिति योग्यता पर आपकी निर्भर करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें इस लास्ट वाले चैप्टर में दे रखी गई हैं, और फिर हम लोग नया एनसीईआरटी ठीक है।